हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 01 यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। वीडियो सीरीज थ्योरी 26 है। वीडियो सीरीज थ्योरी 26 है। इसके पहले आपने वीडियो सीरीज 25 तक देखा होगा। ये सीरीज, ये जो आप एजुकेशनल चैनल देख रहे हैं, इसे किसी भी चैप्टर के सीरीज में देखने में ही फायदा है। चलिए मैं आपको बता दूं कि वीडियो सीरीज थ्योरी 25 तक में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट कर लिया था। असल में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक लॉ है, पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा लॉ, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, प्रोपोर्शन भी कहते हैं, या इसे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। जिस नाम से पुकारा जाए, जिस भी नाम से पुकारा जाए, इन तीनों नाम से इसे हम पुकारते हैं। जानना इसलिए है सब कि क्वेश्चन में किसी भी नाम से कहा जा सकता है। क्लियर है? इसे डिफाइन करने के पहले हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? देखिए, कोई कंपाउंड है, समझिएगा इस चीज को। कोई कंपाउंड है, अगर किसी कंपाउंड के कंपोजिशन की बात की जाती है, कंपोजिशन की बात की जाती है, तो कंपोजिशन का क्या मतलब है? कंपोजिशन का मतलब है उसमें मौजूद कौन कौन से एलिमेंट हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी किस चीज से वो कंपाउंड बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंपोजिशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी कंपाउंड हमने और उसके कंपोजिशन की बात करें, तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और कितना मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कितना मौजूद है। क्लियर है? मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का, ठीक है, आपस में क्या रेशियो है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का कितना परसेंट है। ठीक है? कंपोजिशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और, ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, अमाउंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, अमाउंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, अमाउंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, जब भी कंपोजिशन वर्ड आएगा तो कंपोजिशन वर्ड का यही मतलब निकलता है कि कितने एलिमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है और उनका अमाउंट क्या है। अमाउंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है? अमाउंट में हम देख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मास, विथ रेस्पेक्ट टू मास, यही कंपोजिशन है। विथ रेस्पेक्ट टू मास, के मास के रेस्पेक्ट में कितना अमाउंट है। जैसे सपोज है, मैं ये कहूं, इसे समझने की कोशिश करिए कि मैंने एक कंपाउंड लिया है, मैंने एक कंपाउंड लिया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक कंपाउंड लिया है और उसके कंपोजिशन की बात मैं करता हूं, कंपोजिशन की बात करता हूं। मान लेते हैं मैंने एक कंपाउंड लिया है, उसके कंपोजिशन की बात करता हूं।
तो मुझे उस कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को बताना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को बताना पड़ेगा। मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है वो ए और बी है, ए एंड बी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मान लेते हैं। तो कंपोजिशन की जब बात करेंगे तो कोई कंपाउंड लेंगे, उसके कंपोजिशन की बात हो रही है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इसके इस कंपाउंड में कौन कौन एलिमेंट है। मान लिया कि ए एंड बी है, तो इतना से भी कंपोजिशन नहीं पता चला, मुझे ये भी बताना होगा कि ए और बी का मास क्या है। मान लेते हैं मास ऑफ ए, मास ऑफ ए एक्स है, मास ऑफ बी वाई है। तो कंपोजिशन का मतलब है एम ए अपॉन एम बी बराबर एक्स और वाई, यानी कि ए और बी के मास का रेशियो जो है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के मास का जो रेशियो है वो एक्स बाई वाई है। यानी अगर ए का मास एक्स है तो बी का मास वाई है, तो हम कहेंगे कि कंपाउंड का ये कंपोजिशन है। ठीक है, इसे परसेंटेज में भी बता सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मास ऑफ ए 20% है, मास ऑफ वाई 80% है। इस तरीके से भी हम कंपोजिशन बता सकते हैं। तो हमने क्या समझा पहले कि कंपोजिशन का मतलब क्या है। सबसे पहली बात जो हमें समझना है कि कंपोजिशन का मतलब क्या है, तो जब भी कंपोजिशन की बात आएगी तो पहले कोई कंपाउंड होगा, कंपाउंड के कंपोजिशन की जब बात की जा रही होगी तो असल में मुझे कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट बताना पड़ेगा। क्लियर है, कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट मुझे बताना पड़ेगा, और फिर एलिमेंट के बाद ध्यान दीजिएगा एलिमेंट का क्या मास है ये भी बताना पड़ेगा। चलिए और डिस्कस करते हैं, डिस्कशन अभी जारी है। मैंने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, मैंने एक कंपाउंड लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक कंपाउंड लिया किसी सोर्स से, कोई भी सोर्स है या कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, मैंने कंपाउंड लिया, कंपाउंड का एक नाम डाल देते हैं। मान लिया कंपाउंड का नाम है ए, कंपाउंड है ए, ध्यान दीजिएगा कंपाउंड ए है, मान लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड का मैंने नाम डाला ए। इसका मास, ये जो कंपाउंड ए है इसका मास हमने लिया, सपोज दैट ये मास है बी ग्राम, ठीक है, मान लिया ये मास है बी ग्राम, कंपाउंड ए लिया हमने, इसका मास है बी ग्राम, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। इसके कंपोजिशन की बात करिए, इसके कंपोजिशन की बात की जाए, इसके कंपोजिशन की बात की जाए, इसके कंपोजिशन की जब हमने बात की तो इसमें एलिमेंट मिला मुझे, एक एलिमेंट है सी एंड डी, समझ रहे हैं। कंपाउंड ए है, मास उसका बी ग्राम है, कंपोजिशन हमने पता लगाना शुरू किया, उसमें एलिमेंट सी एंड डी मिला। मास ऑफ सी मुझे मिला ई और मास ऑफ डी मिला मुझे एफ। क्लियर है, तो मैंने निकाला एम सी अपॉन एम डी बराबर ई बाई एफ, ये मैंने निकाला। क्लियर है, यही कंपोजिशन है कि सी और डी का मास रेशियो क्या है, यही कंपोजिशन। क्लियर है। अब देखिए, अब मैं ये बताऊं कि जो कंपाउंड ए है इसे मान लेते हैं मैंने मेथड 1 से बनाया, कोई मेथड है, मैंने किसी केमिकल रिएक्शन में बनाया है, किसी केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड ए बनाया, तो उसका मुझे जो मास मिला रिएक्शन के बाद 20 ग्राम मिला। फिर मैंने और फर्दर एनालिसिस किया तो उसका कंपोजिशन पता लगाया, तो उसमें एलिमेंट सी और डी मिला, मास ऑफ सी और मास ऑफ डी मिला ई और एफ, दोनों का मैंने रेशियो लिया, दैट इज द कंपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, ई और एफ को अगर हम जोड़ेंगे तो 20 ग्राम के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। मैंने कंपाउंड ए दोबारा लिया, कंपाउंड ए दोबारा लिया है ना, फिर कंपाउंड ए लिया, इस बार एम जो है
मास क्यों निकला? ये है हमारा जी ग्राम। ये किसी और मेथड से बनाया, है ना। एक ही कंपाउंड हम अलग अलग रिएक्शन में बना सकते हैं, किसी और मेथड से बनाया या किसी और सोर्स से ये हमने प्राप्त किया। अब इसका कंपोजिशन फिर निकाला हमने, हमने निकाला। एलिमेंट मुझे क्या मिला? जब कंपाउंड सेम है तो एलिमेंट तो वही मिलना है। एलिमेंट मुझे मिला CND। जब कंपाउंड A है तो एलिमेंट तो वही मिलना है CND। मैंने मास ऑफ C फिर निकाला, इस बार मुझे मास ऑफ C मिला H। मास ऑफ D निकाला, मास ऑफ D मिला मुझे I। मैंने मास ऑफ C और मास ऑफ D का रेशियो निकाला, ये मुझे मिला HI। तो यही कंपोजिशन है। कंपाउंड ए का मेथड 1 में E/F और कंपाउंड ए का ही मेथड 2 में H/A कंपोजिशन है। क्लियर है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है कि कंपाउंड को किसी मेथड से बनाइए, कोई भी मेथड हो, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, या किसी भी सोर्स से प्राप्त करिए, उनका ये जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट होगा। कंपोजिशन कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये है कि इनके जो रेशियो आए हैं वो रेशियो कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गई बात? वो क्या होगा? रेशियो कांस्टेंट होगा। ये आपने समझ लिया। तो अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, क्या हो जाएगा? कंपोजिशन, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अगर बात की जाए तो MC अपॉन MD बराबर E/F बराबर H/I होगा। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कहता है कि दुनिया में कोई एक कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड है, उसे आप किसी सोर्स से ले लीजिए, है ना। कोई भी तरीके से उसे बना लीजिए। जैसे पानी की बात करें, पानी समुद्र से निकाल लाइए, पानी आप नाले में से निकाल लाइए, पानी टैप वाटर हो, पानी तालाब का हो, झील का हो, बारिश का हो, किसी भी चीज का पानी हो, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर है? अब इसे लिखते कैसे हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये समझ में आ गई होगी बात। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को डिफाइन कैसे करते हैं? हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डिफाइन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, अगर आप इस बात को डिफाइन किया जाए तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। आप इसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन, जो भी चाहे लिखें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, in a given compound, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इन ए गिवन कंपाउंड। देखिएगा मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इन ए गिवन कंपाउंड, ठीक है। कंपोजिशन
composition remains constant, remains constant, remains constant irrespective of, irrespective of source and method, irrespective of सोर्स और मेथड। आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर लें, किसी भी सोर्स का इस्तेमाल कर लें, कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, क्लियर है? एक तरीका तो ये हो सकता है, डिफाइन हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ constant composition, law of constant composition, ठीक है, in a given compound, in a given compound, in a given compound, ठीक है, the ratio of mass of constituent element remains same. Composition in a given compound, the ratio of mass of different constituent, of different constituent, of different constituent element, of different constituent element remains same, of different constituent element remains same। एक ही बात है, बात ये है कि यहां पर वर्ड हमने कंपोजिशन इस्तेमाल किया, इस कंपोजिशन को इलैबोरेट कर दिया, द रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट constituent element remains same, irrespective of method or source, irrespective of, ठीक है, मेथड और सोर्स, irrespective of मेथड और सोर्स। अच्छा, एक बात है कि यहां पर अभी वर्ड एक प्रोपोर्शन का वर्ड नहीं आया। हमारा जो एक नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तो एक नाम ये भी है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी करते हैं, है ना? हम लोग ये भी कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, ठीक है? तो एक वर्ड प्रोपोर्शन भी आ रहा है जो अभी हमारे डेफिनेशन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसे भी जस्टिफाई कर लें। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि असलियत ये है कि किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, यही नियम को लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं, जो भी नाम से बुलाइए। इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें मौजूद कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का मास रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, किसी भी सोर्स से आप ले लें, किसी भी सोर्स से आप ले लें। लेकिन ये वर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? ये वर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इस प्रोपोर्शन वर्ड यहां क्यों इस्तेमाल आ रहा है? तो अगर हम थोड़ा भी मैथमेटिक्स की बात करें तो रेशियो का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, है ना? किसी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन, किसी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन। कंपैरिजन जैसे एग्जांपल के रूप में कोई दो क्वांटिटी है, एक का वैल्यू x है, एक का वैल्यू y है, तो ये रेशियो है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, दो रेशियो का इक्वालिटी। जैसे x बाई वाई मान लिया, ठीक है, p बाई q से इक्वल है, तो हम कहेंगे x, y, p एंड q आर इन प्रोपोर्शंस। दो रेशियो अगर इक्वल है तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। यहां वर्ड प्रोपोर्शन इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमने देखा है
कि अभी देखा कंपाउंड ए में, अभी हमने देखा कि कंपाउंड ए लिया था, उसका मास 20 ग्राम लिया था हमने, मास जो है 20 ग्राम लिया था, ठीक है। इसका जो कंपोजिशन में लिया हमने, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट वो हमने C&D लिया था, C&D, मास ऑफ C और मास ऑफ D हमें क्या मिला था, E और F, है ना। ये एक सोर्स से था, ध्यान दीजिएगा, ये मेथड 1 या सोर्स 1 कह सकते हैं, मेथड 1 था, ठीक है। दूसरा हमने लिया था कंपाउंड, फिर लिया था कंपाउंड ए, कंपाउंड ए, मास इसका हमने क्या ले लिया था, DEF, G ग्राम ले लिया था, G ग्राम ले लिया था। इसके जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की बात हमने की, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की बात की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तो वही रहेगा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट C&D ही रहेगा। इनके मास की बात की थी mc/md, तो वो हमें मिला था HI। तो एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली, है ना, हम कह सकते हैं कि E/F और H/I बराबर है, इट इज प्रोपोर्शन, यही प्रोपोर्शन है, यही प्रोपोर्शन है। इसलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसलिए इसे हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात, कहीं कोई दिक्कत? तो ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या कंपोजिशंस। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस की बात करें जिससे ये ज्यादा क्लियर हो जाए और ज्यादा क्लियर हो जाए। पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन बनाया जाए। एक मेटल को रिएक्शन कराइए, एक मेटल को रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन से, मेटल को रिएक्शन करा करके ऑक्साइड बनाइए, मेटल को रिएक्शन करा करके ऑक्साइड आप बनाए। देखिए मैं मेटल को रिएक्शन कराता हूं। क्वेश्चन है, कोई मेटल है उसे रिएक्शन कराया गया ऑक्साइड से, क्लियर है। रिएक्शन के बाद एक ऑक्साइड बना है M2ON, N/2 यहां लेना होगा बैलेंस करने के लिए, यहां 2 लेना होगा। ये एक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शंस को एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो एक्सपेरिमेंट में ये मिला कि 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम मेटल जब लिया गया तो 3.0 ग्राम ऑक्साइड मिला। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, ये एक मेथड 1 है जिससे ये प्राप्त किया गया, मेथड 1 है जिससे ये प्राप्त किया गया। ये एक एक्सपेरिमेंटल है, ये जो डाटा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये डाटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगला क्या किया गया, फिर M को वाटर से रिएक्शन कराया गया, वाटर से, वाटर स्टीम के फॉर्म में गर्म किया गया, स्टीम बनाया गया और रिएक्शन करा करके फिर वही ऑक्साइड, सेम ऑक्साइड बनाया गया, सेम ऑक्साइड बनाया गया, सेम ऑक्साइड बनाया गया। ये तय है कि इस ऑक्साइड के बनाने में हाइड्रोजन भी निकलेगा, लेकिन हमें हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। ये दूसरा मेथड है जिसमें ये ऑक्साइड बना। इसे भी जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जब हम 1.5 ग्राम मेटल को रिएक्शन कराया तो मुझे 2.5 ग्राम ऑक्साइड मिला है। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है इससे हमें प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड है या नहीं। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इससे आप प्रूव करें, प्रूव लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, प्रूव लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, प्रूव लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रूव करिए। देखिए मैं प्रूव करता हूं, इसे प्रूव करने की कोशिश करें हम लोग। सबसे पहले हम मेथड 1 की बात करें, मेथड 1 की बात करते हैं। मेथड 1 में मास ऑफ मेटल अपने को दिया गया है 1.8 ग्राम और मास ऑफ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड भी अपने को मालूम है, ये भी एक्सपेरिमेंट में दिया गया है 3 ग्राम। इन दो की मदद से हम मास ऑफ ऑक्सीजन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 3.0 माइनस 1.8 कितना हो जाएगा? इसमें 2.2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1.2 ग्राम हो जाएगा, 1.2 ग्राम है ना। तो मेथड 1 के मदद से, मेथड 1 में हमने देख लिया कि अपना मास ऑफ मेटल कितना है और अपना मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है। हमने क्या किया कि M/M और M/O का रेशियो निकाला, मुझे मिला 1.8 और 1.2। अगर पॉइंट को आप हटा दें तो 6 दिया 18, 6 दूनी 12, 3/2 अपना मिल गया। ये हमें मिल गया मास ऑफ मेटल और मास ऑफ ऑक्सीजन, किसमें? मेथड 1 में। मेथड 1 में जो हमने ऑक्साइड प्राप्त किया है उसमें मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो या कंपोजिशन 3/2 मिला है। अब हम मेथड 2 के बारे में बात करते हैं। अब हम मेथड 2 के बारे में बात करें। मेथड 2 में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है मास, मेटल का मास 1.5 ग्राम मिला है, दिया हुआ है। मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, सेम ऑक्साइड है, ये मिला है मुझे 2.5 ग्राम, है कि नहीं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना कोई मुश्किल नहीं है। 2.5 माइनस 1.5 बराबर 1.0 ग्राम मिल गया। यहां भी हम मास ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन चेक करें तो मुझे मिलेगा 1.5/1 मतलब 3/2। तो क्या देखते हैं कि दोनों केसेस में जो भी आपने मेथड एडॉप्ट किया हो, मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है, दोनों केसेस में जो सेम ऑक्साइड, अगर सेम ऑक्साइड बना है तो उसमें जो कंपोजिशंस है, कंपोजिशन जो है वो सेम है, कंपोजिशन जो है वो सेम है। क्लियर है? इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम कंपोजिशन है। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसे ही हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इसी को कहते हैं कि अगर एक गिवन कंपाउंड है तो उनका जो कंपोजिशन है, चाहे किसी भी सोर्स से आप ले लें, कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लें, मामला सेम है, सेम कांस्टेंट कंपोजिशन आएगा। चलिए इस पर एक और डिस्कशन करें। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का रिवर्स सही नहीं है, तो लिखेगा रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज नॉट वैलिड। लिखेगा रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज नॉट वैलिड। लिखेगा रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझ लिया जाए। लिखेगा रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज नॉट वैलिड, रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन, कंपोजिशन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। ठीक है, रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज नॉट वैलिड। जो कांस्टेंट कंपोजिशन का रिवर्स है वो वैलिड नहीं है। देखिए कैसे, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं।
क्यों वैलिड नहीं है? मान लेते हैं, समझिए इस चीज को, मैंने कोई कंपाउंड लिया, कोई कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है, ए बी सी कुछ भी लिया, इसे मेथड 1 से बनाया, मेथड 1 से बनाया। अगर ये कंपाउंड ए है मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट है वो है सी एंड डी। क्लियर है? सी एंड डी एलिमेंट है, इनका मास रेशियो लिया गया mc अपॉन md। मान लेते हैं ये x बाई y मिला, ठीक है। हमने मेथड 2 लिया, इसमें भी एलिमेंट तो वही होगा, एलिमेंट तो वही होगा, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट तो सी एंड डी ही होगा। इसका मास हमने लिया, मास ऑफ सी और मास ऑफ डी। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है कि जो भी रेशियो आएगा P बाई क्यू, कुछ भी हो, W बाई B जो भी हो, वो X बाई Y के बराबर होगा। तो हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली मान लेते हैं कि ये भी X बाई Y है, ये भी X बाई Y, ये भी X बाई Y। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन से यही होगा। क्लियर है? अब मैं ये पूछता हूं कि अगर मैं C और D को, ध्यान दीजिएगा, मैं ये पूछता हूं कि अगर मैं C और D के X ग्राम और Y ग्राम को मिक्स करूं और उससे कंपाउंड बनाऊं तो क्या हमें कंपाउंड A ही मिलेगा? मैं ये कहता हूं कि अगर मैं मास ऑफ C X ग्राम ले लूं, मास ऑफ D Y ग्राम ले लूं, ठीक है, और इसे रिएक्शन कराऊं, ठीक है, इसे रिएक्शन कराएं, इसे रिएक्शन कराएं, इसे रिएक्शन कराएं, तो इसे रिएक्शन करा करके हमें हमेशा कंपाउंड ए ही मिलना चाहिए। अगर कंपाउंड ए ही मिलेगा तो कहेंगे कि रिवर्स इज ट्रू। अगर कंपाउंड ए, ओनली कंपाउंड ए मिलता, ओनली कंपाउंड ए, तो कहेंगे रिवर्स इज ट्रू। रिवर्स of law of constant composition true, law of constant composition ये होगा, लेकिन ये मिलता नहीं है, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लेकिन ये क्या है? गलत है, ये गलत है, ये मिलता नहीं है। अगर हम सेम एलिमेंट का मास का सेम रेशियो यानी सेम कंपोजिशन लेकर के चाहें कि हम जब भी रिएक्शन कराएं तो वही कंपाउंड मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल से ये बात और क्लियर हो जाएगा। यानी कि क्या लिखा है? रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज नॉट वैलिड। अगर हमें सेम मास X और Y लेते, रिएक्शन कराते, हमेशा कंपाउंड A मिलता, तो मैं कहता रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ट्रू, बट ये ट्रू नहीं है। क्लियर है? इसे जिंदा एग्जांपल, लाइव एग्जांपल से देखते हैं, इसे एक लाइव एग्जांपल से देखते हैं, इसे एक लाइव एग्जांपल से देख लिया जाए। क्या है लाइव एग्जांपल? मान लेते हैं कि हमने, ध्यान दीजिएगा, कार्बन का मान लेते हैं, कार्बन एटम, इसका 24 ग्राम ले, ठीक है। हाइड्रोजन का 6 ग्राम लें, हाइड्रोजन का 6 ग्राम लें, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम लें। अब इससे हम रिएक्शन कराते हैं, तो कोई रिएक्शन है जिसे हम रिएक्शन 1 कहें या मेथड 1 कहें, रिएक्शन 1 में ये बनाता है CH3OCH3। देखिए इसमें कार्बन कितना है? 12 12 24, हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन 16। लेकिन किसी रिएक्शन 2 में क्या हम देखते हैं
रिएक्शन 2 में हम देखते हैं कि हमें मिल गया CH3 CH2OH। क्लियर है? CH3 CH2OH। यहां भी देखिए 2 कार्बन यानी 24 ग्राम, 6 हाइड्रोजन यानी 6 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये है इथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल अल्कोहल और ये है डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, ये है डाइमिथाइल ईथर। तो हमने यहां देखा रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2, ये है इथाइल अल्कोहल, वो है डाइमिथाइल ईथर। क्लियर हो गई बात? तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का रिवर्स ट्रू नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का रिवर्स ट्रू नहीं, ये क्लियर कट है। देयर इज नो ट्रुथ इन रिवर्स स्टेटमेंट। रिवर्स स्टेटमेंट में कोई ट्रुथ नहीं है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लें और फिर इसे खत्म करें। एक और क्वेश्चन देख लें और फिर इसे खत्म करें। देखिए मान लेते हैं हम एक आयरन ले लें और सल्फर ले लें और दोनों को रिएक्शन कराते हैं, आयरन और सल्फर को। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें हमने आयरन लिया है, आयरन, और ये सल्फर है। रिएक्शन कराकर हमने आयरन सल्फाइड बनाया है, इसे हम आयरन FeS आयरन सल्फाइड कहेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी मेथड 1 मेथड 2 कह सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट 1 या एक्सपेरिमेंट 2 कह सकते हैं। इसमें हमने आयरन का 0.7 ग्राम लिया है और सल्फर का 0.4 ग्राम लिया है। आयरन का 0.7 ग्राम और सल्फर का 0.4 ग्राम लिया है। यह है मेथड 1, यह है मेथड 1। ठीक है? अब हम देखेंगे मेथड 2। मेथड 2 में हमने क्या किया कि आयरन को, ध्यान दीजिएगा, आयरन के 2.8 ग्राम को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उसमें HCl मिला दिया। आयरन का 2.8 ग्राम हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, उसमें HCl मिला दिया। HCl मिलाने से क्या हो गया कि वो उसमें डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है? फिर उसमें हमने सोडियम सल्फाइड ऐड कर दिया, फिर हमने उसमें क्या ऐड कर दिया? सोडियम सल्फाइड ऐड कर दिया। तो देखिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन डाल दी, आयरन, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन डाल दी। कितना आयरन डाला भाई? आयरन हमने 2.8 ग्राम डाला। आयरन कितना डाला? 2.8 ग्राम। और फिर इसमें HCl मिला दिया। HCl जब हमने मिलाया तो ये डिसॉल्व हो गया, आयरन उसके अंदर सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें फिर हमने सोडियम सल्फाइड डाला। क्या डाला? सोडियम सल्फाइड। इसमें हमने सोडियम सल्फाइड डाल दिया। ठीक है? सोडियम सल्फाइड डालेंगे तो इस सॉल्यूशन से जो आयरन और HCl के द्वारा बनाया गया था रिएक्शन होगा और 4.4 ग्राम आयरन सल्फाइड प्रेसिपिटेट हुआ। ऐसा करने पर 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम आयरन सल्फाइड प्रेसिपिटेट हुआ। प्रेसिपिटेट समझते होंगे, यानी रिएक्शन में 4.4 ग्राम आयरन सल्फाइड बना, सीधी सी बात। यह है मेथड 2, यह है मेथड 2। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। प्रूव लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, प्रूव लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन आपको प्रूव करना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए यहां भी हम इसे प्रूव करते हैं। मेथड 1, मेथड 1 में आयरन और सल्फर, आयरन और सल्फर मिलकर आयरन सल्फाइड बनाया है। तो आयरन और सल्फर का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं
MFE अपॉन M सल्फर इज इक्वल टू 0.7 अपॉन 0.4 मतलब 7.4। तो ये तो मेथड 1 में मिल गया तुरंत। मेथड 2 की बात करिए। मेथड 2 ध्यान दीजिएगा, आयरन 2.8 ग्राम था, ये पूरा का पूरा आयरन सल्फाइड में प्रेसिपिटेट हुआ है। तो यहां पर आयरन सल्फाइड में 2.8 ग्राम क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है। जो बाकी बचेगा वो सल्फर होगा। तो मेथड 2 में अगर बात की जाए, मेथड 2 में अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 में तो हम कहेंगे मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 2.8 ग्राम और मास ऑफ FeS इज इक्वल टू 4.4 ग्राम। तो मास ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, 4.4 और 2.8 8 6 14, ये हो गया 3 1.6 ग्राम। ये हमें मिल गया मास ऑफ सल्फर। यहां भी मास ऑफ आयरन और मास ऑफ सल्फर को आप का रेशियो लीजिए, मास ऑफ आयरन और मास ऑफ सल्फर। जैसे ही आप मास ऑफ आयरन और मास ऑफ सल्फर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.8 अपॉन 1.6। तो कितना हो गया, 4 से 28, 4 चौके 16, यानी कि ये भी पॉइंट आप हटा दें तो क्या हो जाएगा 7/4। तो आप देखिए ये भी 7/4, ये भी 7/4 है कि नहीं, दोनों 7/4 है। तो इससे ये क्लियर हो गया, इससे ये क्लियर हो गया कि यहां भी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड है। तो ये सब था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, क्लियर है। अब हम इसकी एक लिमिटेशन की बात कर लें। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का एक लिमिटेशन है, उसकी बात कर लें। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का अपना एक लिमिटेशन है, उसकी बात कर लें। तो लिखिएगा लिमिटेशन, लिमिटेशन, लिमिटेशन की बात कर लें तो लिखिएगा लिमिटेशन। क्या है लिमिटेशन, लिमिटेशन, लिमिटेशन ये है कि अपने पास कुछ आइसोटोप्स होते हैं। मान लिया हमने सोडियम क्लोराइड लिया, मान लिया हमने सोडियम क्लोराइड लिया, समझिए इस चीज को, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड लिया, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड लिया है ना। अब सोडियम क्लोराइड जब लिया तो इसका तो आपको मालूम है फॉर्मूला, NaCl होता है। तो NaCl से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि मास रेशियो क्या है। लेकिन नेचर में आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एटम को कहते हैं जो कि सब कुछ समान होता है, सिर्फ उसके वेट में फर्क आ जाता है। मान लिया सोडियम क्लोराइड 35.5 का है और दूसरा कहीं कोई सोर्स है उससे सोडियम क्लोराइड बनाया गया, तो ये मिल गया मुझे, ये 35.5 है ना, इसे 35 नहीं, 35 है और दूसरा कहीं मिल गया 37। बात समझ में आ रहा है। तो एक तरफ 35 वाला है, एक तरफ 37 वाला है। अगर इसमें हम मास ऑफ सोडियम MNA अपॉन MCl करेंगे तो हमें मिलेगा 23/35 और यहां अपने को मिलेगा MNA अपॉन MCl 23/37। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं शो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन शो नहीं कर रहा है। यानी कि ऐसे कंडीशंस में जहां एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं वहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एग्जैक्टली सही नहीं है। तो ये इसका लिमिटेशन है। तो चलिए इस वीडियो सीरीज थ्योरी 26 में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, फिर देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उम्मीद है कि सब लोगों को लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन समझ में आ गया होगा। अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपको समझ में आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रमोट करिए। गुड डे।